सो आज का टॉपिक है बेटा आपका इक्विलिब्रियम। ये वर्ड ऑलरेडी पहले डिस्कस किया जा चुका है ना, इक्विलिब्रियम। अब तक जो उसके बारे में पढ़ा वो क्या था, इक्विलिब्रियम का मतलब किसी को याद है? इक्विलिब्रियम कहें किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पार्टिकल को कि वो इक्विलिब्रियम है, तो मतलब क्या था इसका? नेट फोर्स उसके ऊपर है जीरो। नेट फोर्स बेटा जीरो, तो वो किसी में होता था? इक्विलिब्रियम। तो आज करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, क्योंकि इससे पहले पार्टिकल के बारे में पढ़ते आ रहे हैं ना। रिजिड बॉडी बेटा इक्विलिब्रियम में कब आएगी? ज़्यादा कुछ ना कहें, सिर्फ दो बातें हैं। इफ एफ नेट इक्वल टू जीरो एंड टो नेट इक्वल टू जीरो। एफ नेट इक्वल टू जीरो एंड टो नेट इक्वल टू जीरो, देन is said to be in तब बेटा वो इक्विलिब्रियम में है। एफ नेट का मतलब जीरो, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है ना। और टो नेट का मतलब, टो का मतलब क्या था? घुमाने वाला काम, और फोर्स का क्या था? चलाने वाला काम। अगर सिंपल से वर्ड में देखें कि ना बॉडी चलनी चाहिए ना बॉडी घूमनी चाहिए, तो हमारे सिलेबस के हिसाब से ना बॉडी चले ना घूमे, ना चले ना घूमे। जैसे पंखा बेटा ये घूम रहा है, तो इसको आप इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना। तो कोई चीज़ बेटा घूम नहीं रही बट चल रही है, ठीक है ना, वो भी इक्विलिब्रियम में काउंट नहीं हो। सो हाँ जी, बेटा रिजिड बॉडी की बात करते हैं ना, रिजिड बॉडी की बात, ठीक है ना। तो वो रिजिड बॉडी नहीं है। अब क्या हो? अच्छा, इतना ठीक है ना काम। अब एक एग्जांपल लेते हैं, बताना। मान लो बेटा ये कोई रोड है आपकी, यहाँ से बेटा ये फिक्स है, मतलब ये इधर उधर घूम सकती है। यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ से बेटा फिक्स कर दिए, इधर उधर घूम सकती है। तो क्या किया गया, इधर बेटा फोर्स क्या लगा दी? एफ डाउनवर्ड लगा दी। यहाँ पर बेटा क्या लगा दिया? एफ डाउनवर्ड लगा दी। इक्वल फोर्सेस हैं और इक्वल डिस्टेंस पर लगाई गई है, मतलब ये डिस्टेंस भी कितनी है? मान लो ये डिस्टेंस भी आपकी आर है और ये भी कितनी है? आर है। तो पहला क्वेश्चन, क्या नेट फोर्स आएगी इस बॉडी के ऊपर? इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स बताना। फोर्स नेट कैसे निकालते हो? फोर्स वेक्टर होती है भाई, वेक्टर को क्या करो? ऐड करो। सेम डायरेक्शन में है वेक्टर, तो बेटा सीधे ऐड कर देते तो कितनी आ जाएगी? फोर्स 2F। तो क्या नेट फोर्स जीरो आई? नहीं आई ना जीरो, समझ के बात को बेटा, जीरो नहीं आई। तो क्या बॉडी इक्विलिब्रियम में है? नहीं, बॉडी इक्विलिब्रियम में तो नहीं है। नोट इन
अब इसके बाद इसके टॉर्क निकालना बेटा, टॉर्क निकाल सकते हैं टॉर्क। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बेटा ये फोर्स लगाएगी, इसको घुमाना चाहेगी, ठीक है ना। और इसकी टॉर्क देखना बेटा क्या आएगी, दोनों सेम आएगी। क्या ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा? नहीं घूमेगा सर, नहीं घूमेगा। निकालते तो हैं, मतलब टॉर्क आपके हिसाब से 0 आनी चाहिए। आप तभी तो कह रहे हो नहीं घूमेगा, टॉर्क 0 आनी चाहिए ना। तो निकाल कर भी देख लेते हैं। तो बेटा पहले ना उस साइड वाले को टो 1 कह लो, इस वाले को टो 1 कह लो। अब ध्यान से देखना बेटा, इसको टो 1 क्या होता था, R क्रॉस। तो बेटा दोनों में एंगल कितना है, R और F में एंगल कितना है, 90 है। बेटा R को ना आगे ले जाकर देखना होता है पहले, तो बेटा ये माइंड में फिट कर लो, कहीं गड़बड़ हो जाए। तो बेटा ये इधर था, ये इधर था, तो बेटा एंगल 90 और साइन 91 होता है। तो टो 1 बेटा कितना आ गया, R F। डायरेक्शन बताना जी सागर जी, कृपा करके डायरेक्शन बताना है इसकी, कि टाउ 1 की डायरेक्शन अंदर की तरफ आएगी, बाहर की तरफ क्या हो। हाँ डायरेक्शन तो R क्रॉस F से देनी थी। तो बेटा R आगे चला गया, R क्रॉस F अंदर आएगी ना, इनवर्ड आएगी बेटा। तो डायरेक्शन लिख सकते हो साथ में इनवर्ड। बेटा टाउ 2 निकालना, वो भी R क्रॉस F ही आएगा, लेकिन कहानी बदल जाएगी। साइन 90 भी आएगा, लेकिन डायरेक्शन बताना। डायरेक्शन बताना, इधर आएगा, इधर ऐसे नीचे नहीं बेटा, देखो ध्यान, इसको आगे करो ना ऐसे। तो बेटा R से F की तरफ, R से F तो आउटवर्ड आएगी ना, बाहर आएगी। तो ये आ जाएगी बेटा आउट। तो नेट टॉर्क कितनी आएगी बेटा, तो मैंने कल ही बताया था अगर नेट टॉर्क निकालनी तो अलग अलग टॉर्क को ऐड कर। तो टो 1 प्लस क्या दोनों इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, डायरेक्शन अपोजिट है, वेक्टर है ना। तो कैसे ऐड करोगे, माइनस कर दोगे। वेक्टर में अगर अपोजिट डायरेक्शन आ जाए तो सब्ट्रैक्ट कर देते। तो बेटा ये कर दो आप, आर एफ माइनस, आंसर 0 आ जाएगा। टॉर्क 0 आ गई, लेकिन फोर्स 0 नहीं आई। एक इसके बारे में वर्ड बोल सकते हैं, कुल मिलाकर तो बॉडी बेटा इक्विलिब्रियम में नहीं आई। इतना कह सकते हैं कि बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम बट नॉट इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तो है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में बात समझ में आ गई। कुल मिलाकर का इक्विलिब्रियम में है तो कहेंगे नहीं। अब इसका बेटा एक और केस डिस्कस करते हैं, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा ना। कर दें साफ? यस सर। घर जाकर रिवाइज करते सागर? हाँ, इसमें ऐसे सर की आवाज़ बिल्कुल ही नहीं आई। सेम केस है बेटा, लगभग एक फोर्स बेटा आपने इधर लगा दी, इसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स बेटा आपने इधर लगा दी। नेट फोर्स बेटा, नेट फोर्स 0 हो जाएगी। हाँ वेक्टर है ना, और इक्वल एंड अपोजिट है। तो F नेट जो आएगा बेटा F माइनस F इक्वल टू
टॉर्क निकालना बेटा, τ1 प्लस τ1 निकालना बेटा, उधर वाली फीलिंग तो आ रही होगी सर, घूमेगा घूमेगा ना। तो बेटा ये भी आर मान लो इक्वल हैं, चलो ये भी आर मान लो। तो τ1 बेटा अभी जिस हिसाब से किया बेटा आर एफ साइन 90 रहेगा ना। यस सर। डायरेक्शन बेटा क्या आएगी, अंदर के अपवर्ड, सो डाउनवर्ड, इनवर्ड क्या आउटवर्ड, इनवर्ड। इनवर्ड आएगी सर देखो। हाँ इनवर्ड, हाँ। अच्छा τ2 निकालना बेटा, आर एफ साइन 90 ही आएगा, लेकिन डायरेक्शन बेटा आउटवर्ड आएगी नहीं, ये भी इनवर्ड आएगी, इनवर्ड ही आएगी, इनवर्ड ही आएगा। तो नेट पे टॉर्क कितनी आ जाएगी, अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो बेटा सिंपल ऐड कर दो। तो बेटा वो भी आर एफ है और दूसरा भी आर एफ है, तो आंसर आ जाएगा 2 RF। ये कैसे हुआ सर? ये कैसे हुआ यार, आर एफ तो है, ये भी साइन 91 हो जाएगा। नहीं तो सर, ऐड क्यों सर? ऐड क्यों किया भाई, वेक्टर है, τ1 भी वेक्टर है, τ1 भी वेक्टर, τ2 भी वेक्टर है, और दोनों वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में होते हैं बेटा ऐड करते हैं, जब अपोजिट डायरेक्शन में दोनों इनवर्ड आए ना तो नेट टॉर्क बेटा 0 नहीं आई। तो क्या बॉडी इक्विलिब्रियम में है, अच्छा ये आएगी बेटा इनवर्ड ही कुल मिलाकर। तो क्या बॉडी इक्विलिब्रियम में है, नहीं है, दोनों 0 होने चाहिए थे, नहीं हुए। सो लेकिन बॉडी बेटा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, फोर्स 0 है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो बॉडी चलकर कहीं चली तो नहीं गई, वो ट्रांसलेशन। यार मोशन पढ़कर तो आए थे ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, ठीक है ना। हाँ तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में बेटा है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करते हैं, एंगुलर मोमेंटम। हाँ एंगुलर मोमेंटम, इसे मिटा दें बेटा। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हाँ राहुल, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बेटा क्या था, कुछ एल सा हुआ करता था आगे, एल के बाद बेटा कल आए थे ना। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हाँ तो एल का फॉर्मूला बता दो बेटा पहले। आप इंटरफेयर कर रहे हो ना, तो बेटा आप बता दो पहले। आपने सुना तो बेटा ऐसे घर जाकर जितना पढ़ाते हैं बेटा, अगर उतना आप रिवाइज भी करते रहो तो भी क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा। सर वो किसका होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेटा टॉर्क क्या होता है, हाँ जी वो टॉर्क का होता है, L इक्वल टू आर क्रॉस, ये एंगुलर मोमेंटम था। इसकी बेटा टॉर्क के साथ क्या रिलेशन आई थी, dl बाय dt इक्वल टू, ठीक है ना। नेट टॉर्क होती है असल में अभी तो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कहते हैं कि अगर इफ
नेट टॉर्क बेटा जीरो आ जाए, कोई टॉर्क नहीं लग रही बॉडी के ऊपर, कोई टॉर्क, एक्सटर्नल भी जीरो है, इंटरनल भी जीरो है। अगर नेट टॉर्क जीरो आ जाएगी तो क्या होगा, dl/dt इक्वल जीरो आ जाएगा। ये तो बड़े डिफरेंशिएशन की सिंपल सी बात है। अगर किसी चीज़ का डेरिवेटिव जीरो आ रहा है तो मतलब वो क्या है, कांस्टेंट। तो मतलब L क्या आ गया, कांस्टेंट, मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या आ गया आपका, इक्वल टू, अब मुझे नहीं पता उस सिस्टम में कितने पार्टिकल थे, 10 थे, 15 थे, 20 थे, 25 थे, सभी का ये नेट एंगुलर मोमेंटम होता है। अगर आपको पता हो ये रिलेशन जब निकाली थी ना बेटा, तो वहां पर ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये था टोटल जितने भी पार्टिकल हैं। तो मान लो 10 पार्टिकल हैं, 5 हैं, 2 हैं, 3 हैं, तो सबका सम बेटा क्या रहेगा, जितने भी हैं बेटा सबका सम क्या रहेगा, ऐड करने के बाद कांस्टेंट रहेंगी, वैसी चीज़ें कम ज़्यादा हो सकती हैं। अच्छा इसका बेटा इसके जैसा ही रिजल्ट क्या था 5th चैप्टर में, वो ये हुआ करता था dp/dt इक्वल टू एफ नेट। अगर नेट फोर्स जीरो होती थी बेटा, अगर नेट फोर्स बेटा जीरो होती थी तो वहां से बेटा मोमेंटम क्या निकल कर आता था। ऐसा इसको, ये भी मोमेंटम है वो भी मोमेंटम है, बट इसका बेटा नाम होता था लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तब आपके पास ना एक ही मोमेंटम था, उसको सिंपल मोमेंटम कह दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। अब दो मोमेंटम आ गए, एक लीनियर है और एक एंगुलर मोमेंटम। इसको बेटा ज़्यादातर यहाँ सिंपल मोमेंटम कह देते हैं, यहाँ लीनियर भी साथ में लगा देते हैं, लीनियर मोमेंटम। तो ये यहाँ से कांस्टेंट आ गया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी नाम सुना हुआ है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखते हैं बेटा आज है क्या असल में, COG, सेंटर ऑफ आपके सिलेबस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास सेम पॉइंट पर लाई करते हैं, लेकिन दोनों चीज़ें बेटा डिफरेंट हैं। चलो जी देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी है क्या। मान लो बेटा आपके पास ना कोई बॉडी है, तो यहां पर ना डिस्क्रीट समझो, बस इसमें बहुत सारे क्या रखे हुए हैं, पार्टिकल रखे हुए हैं, क्योंकि हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात कर रहे हैं। तो मान लो बेटा एक पार्टिकल यहां है, उसका मास कितना है बेटा m1। एक पार्टिकल बेटा यहाँ ले लो, उसका मास कितना है m2। कोई यहाँ ले लो बेटा, उसका कितना है m3। कोई यहाँ ले लो m4 और कोई यहाँ ले लो बेटा m5। कोई यहाँ भी हो सकता है। अगर ऐसे रखे हुए हैं तो सबको अर्थ बेटा नीचे की तरफ खींच रही होगी सबको। अब बेटा इसके ऊपर जो लग रही है बेटा, जिसका वेट आएगा जो भी आएगा m1g, इसको बेटा इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी अर्थ की वजह से, मास इनटू ग्रेविटी, तो m4 आएगी, ये m4g आएगा। इसके ऊपर बेटा जो लगेगी डाउनवर्ड m6g आएगा बेटा, इसके ऊपर जो लगेगी m3g। ऐसे बेटा सभी के साथ होगा। इसके ऊपर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं। इतनी बात की बेटा आपको पता लग गया होगा, इतनी बात कि सारी फोर्सेस सर डाउनवर्ड लग रही हैं, और सारी फोर्सेस क्या बेटा पैरेलल, ठीक है ना। जैसे मान लो यही सिस्टम है एक आपके लिए, जैसे ये तो वैसे आप आगे पढ़ोगे पेंडुलम में। मान लो जैसे ये चार लटकाए हुए हैं,
ठीक है ना, इसको एक सिस्टम मान लो ना। अब इसमें क्या हो रहा है, ये भी डाउनवर्ड, तभी तो बेटा नहीं तो ऐसे चला जाता ना। ये सारे क्या हैं, इनके ऊपर डाउनवर्ड लग रहा है, तो ये एक सिस्टम मान लो, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं पर होगी। ऐसे सभी फोर्सेस बेटा डाउनवर्ड लग रही हैं और पैरेलल हैं या नहीं, पैरेलल भी है। तो जितने भी फोर्सेस हैं बेटा, ये सभी बेटा डाउनवर्ड लग रही हैं और पैरेलल। अब इसके बाद नेट बेटा फोर्स कितनी लगेगी, नेट फोर्स लगेगी बेटा, सभी को बेटा सम कर दो ना, प्लस कर दो। एंड सोन एम, जितने बेटा पार्टिकल माने हुए, एन माने हुए, 6 माने हुए, जितने माने हुए, ठीक है ना। तो सभी को सम करके बेटा क्या है, वेट ही तो आएगा, बॉडी का वेट ही तो आएगा। यही तो वेट है जो डाउनवर्ड है। सभी सेम डायरेक्शन में है, सभी सेम डायरेक्शन में है, तो बेटा सभी को सीधा ऐड कर दो। और सभी बेटा डायरेक्शन क्या रहेगी, अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचती है बेटा। ये तो बात क्लियर है ना। तो जी बेटा कॉमन ले लो, जी आप कॉमन ले सकते हो, ये बन जाएगा m1 प्लस m2 एंड सो ऑन प्लस, साथ में बेटा जी आ गया। ये बेटा इसका टोटल मास नहीं हो गया, m1 m2 जितने भी थे, तो ये टोटल मास हो गया बेटा कैपिटल M इंटू, और बेटा ये आप डाउनवर्ड लिख देते हैं, टुवार्ड द सेंटर ऑफ अर्थ लिख, टुवार्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, टुवार्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। अब सारी फोर्सेस बेटा ये देखो, ये टोटल मास है m जो भी है, और g है बेटा। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी है क्या चीज़, देखो अगर आपके पास कोई भी बॉडी है, ठीक है ना, कोई सॉलिड सी किसी के पास चीज़ है, ठीक है ना, जैसे ये लगा लो ना बेटा, इसमें बहुत सारे पार्टिकल है ना, और ये मार्कर ठीक नहीं है, ये ठीक। अब ये सारे पार्टिकल बेटा डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं ना, जैसे मैंने पहले समझाया था कि यहाँ पर एक आपको पॉइंट मिलेगा इसके बीच में, ठीक है ना, यहाँ पर जिसको सेंटर ऑफ मास बोलते थे, ये बेटा थोड़ा सा वो हो जाएगा। तो ऐसा मान सकते हैं कि सारा वेट कहाँ एक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। देखो दो केस थे, सेंटर ऑफ बेटा ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास क्या था, ऐसा पॉइंट जहाँ पर सारा मास कंसीडर किया जा सकता। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, ऐसा पॉइंट जहाँ पर बॉडी का वेट क्या करता है, एक्ट कर, बॉडी की जो बॉडी का वेट हम कहते हैं डाउनवर्ड लगता है, डाउनवर्ड लगता है। आपने आज से पहले बेटा कई ब्लॉक बनाए हुए थे, ब्लॉक, इसका मास कितना था, m था, कहते थे सर इसके ऊपर डाउनवर्ड लगेगी mg, mg करते थे ना। ये जो mg लगती है ना, जो इसका पॉइंट बनाते हो ये वाला, ये होता है सेंटर ऑफ, जिस पॉइंट पर ऐसा मान लें कि क्या वेट एक्ट करता है, वो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना। तो ऐसा मान सकते हैं, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन क्या आएगी, वो पॉइंट जहां पर वेट एक्ट करे, ठीक है ना, वो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
अब वेट एक फोर्स है यहाँ पर एक्ट करे बेटा, उस पॉइंट को वो बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे बेटा मैंने इस फोन के नीचे बेटा ये मार्क को लगाया हुआ था ना, अब इस टाइम पर जो मेरा फोन था क्या बेटा रोटेशनल इक्विलिब्रियम में था? नहीं था, घूम रहा था, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में था, ठीक है ना, कर सकता था, कर तो नहीं रहा था ना, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में था। क्या ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में था? क्यों? अगर मतलब कुछ भी एक्ट करे यार, नेट फोर्स कितनी होगी? अगर नेट फोर्स जीरो ना होती बेटा, यहाँ अपवर्ड मूव करते हैं, डाउनवर्ड या इधर या उधर, वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, मैंने बेटा इससे ऊपर फोर्स भी तो लगा रखी है ना, तो नेट फोर्स जीरो। इसके ऊपर मान लो मैंने ये रखा हुआ है, कुछ चीज़ रखी हुई है, अब वो बेटा रेस्ट पर है, तो मतलब बॉडी पर नेट फोर्स जीरो, क्योंकि इसका वेट डाउनवर्ड लग रहा था और नीचे से बेटा मैंने एक फोर्स लगाई हुई, तो नेट फोर्स जीरो। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में था और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। यहाँ से बात क्लियर होती है, ठीक है ना। तो मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर अगर आप बेटा कोई चीज़ लगाते हो तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। अगर बेटा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क बेटा कितनी आएगी? जीरो। नेट टॉर्क जीरो। अब नेट टॉर्क होती कितनी थी बेटा? सारे टॉर्क को प्लस कर दो तो टॉ वन प्लस, ऐसे बेटा हमने 6 पार्टिकल माने हुए थे। एक बार दोबारा से बेटा उसी बॉडी को ऐसा कंसिडर करते हैं, जो भी है बेटा ये। तो मैं एक को दिखाता हूँ आपको बेटा, ये M1 और यहाँ पर बेटा क्या है इसका, मान लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस पॉइंट पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहाँ पर सारा वेट क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। तो बेटा टॉर्क निकालना, क्योंकि मैंने यहाँ पर बेटा फिंगर या कुछ लगाई हुई थी ना, मार्कर यहाँ पर लगाया हुआ था सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो, तो इसकी वजह से बेटा टॉर्क कितनी आएगी? इसको बेटा क्या मान लो, R1 मान लो। तो टॉर्क निकालना, टॉ वन कितनी आएगी? फोर्स इंटू R1, यानी कि R1 और M1 एंगल बेटा 90 है, देख सकते हो एंगल 90 है। ऐसे बेटा दूसरे के लिए आ जाएगा R2 R6, यही आएगा। नेट टॉर्क बेटा कितनी थी? जीरो। यहाँ पर ध्यान से देखो क्या होने वाला है, R1 M1 R2 M2 R3 R6 M6। जी बेटा मैंने पीछे से कॉमन निकाल दिया, क्योंकि जीरो था ना नेट टॉर्क, बेटा नेट टॉर्क जीरो थी। अगर इन दोनों की प्रोडक्ट जीरो आ रही है, जी को बेटा नीचे ले आओ तो आपको क्या मिलेगा? R1 M1 प्लस R2 M2 प्लस R3 R6 डायरेक्शन बेटा देखो आपकी, अगर ये बॉडी थी, ठीक है ना, और मान लो इसके ऊपर कोई मास रखा हुआ है आपने, जैसे बेटा ये रखा हुआ है ये वाला, ठीक है, इसका वेट का कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड। इसका वेट कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड। और ये क्या मान लो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बेटा ये क्या आ जाएगी? इधर बेटा वो नीचे,
तो आर क्रॉस एफ बेटा इस साइड आएगी। बेटा फोर्स तो नीचे लग रही है ना, आर इधर जा रहा है, फोर्स इधर जा रही है, आर इधर फोर्स इधर, आर क्रॉस एफ करोगे तो बेटा इधर आएगी ना, हाँ आपकी तरफ आएगी, ठीक है ना। अब किसी की बाहर की तरफ आएगी, किसी की किस साइड आएगी बेटा, क्योंकि अलग अलग जगह पर पड़े हुए हैं, लेकिन कुल मिलाकर नेट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब ये सिस्टम आ गया, देखो ये अगर ऐसा मैं मान लूं कि मैं इसका सेंटर ऑफ मास निकालना चाहता हूं, सेंटर ऑफ मास बेटा कोई भी पॉइंट होगा ना, अगर मैं इसी को सेंटर ऑफ मास मान लूं, COG को सेंटर ऑफ मास बेटा कुछ तो होगा ना, तो सेंटर ऑफ मास बेटा यहां से देखना, सेंटर ऑफ मास के लिए आप क्या करते थे, अगर आपको याद हो x1 m1 x2 m2, हाँ x3 m3, ये x1 x2 की जगह बेटा r1 r2 है, तो r1 m1 प्लस r2 m2, ऐसे ही बेटा r6 डिवाइडेड बेटा क्या लेते थे, टोटल मास कैपिटल M1 प्लस M2, तो ये सेंटर मास है था बेटा। और ये चीज़ क्या दी हुई है, 0 दी हुई है ना यहाँ से, ठीक है ना, तो 0 दी हुई है। मैं सेंटर मास निकालना चाहता हूँ, किसके कहाँ से निकालना चाहता हूँ, COG से। देखो आपको जब मैं क्वेश्चन देता था ना बेटा सेंटर मास निकाल लो, ये ओरिजिन हुआ करता था, एक पार्टिकल बेटा मैंने M1 यहाँ रख दिया, M2, तो मैं कहता सेंटर मास निकालो ओरिजिन से, ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट मानकर। आप क्या करते थे सर, ये लो, ये आपने ना x1 मान लिया, ये x2 मान लिया, तो फॉर्मूला लगाते थे। मैं कह रहा हूँ सेंटर ऑफ मास कहाँ से निकालो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से निकालो, इसको रेफरेंस पॉइंट मानो। तो बेटा इस केस में तो फिर ऐसे लिखेंगे भी, इससे ये R1 पर है, दूसरा R2 पर, R3 पर, यही होगा ना, हाँ जी, ये बेटा टोटल मास है यार, M1 प्लस M2 प्लस यार फॉर्मूला था सेंटर ऑफ मास का भाई याद, हाँ तो x1 की जगह बेटा R1 आ गया ना, x2 की जगह R2 आ गया, और नीचे बेटा M1 प्लस M2 प्लस M3 हुआ करता था। फॉर्मूला याद है, तो याद है तो बेटा फिर ये डाउट नहीं आना चाहिए। अब बेटा ये चीज़ उसने ऑलरेडी क्या दे रखी है, 0, तो मतलब सेंटर ऑफ जो मास आएगा वो कहाँ पर आएगा, 0 पर, मतलब सेंटर ऑफ मास बेटा यहीं पर आ गया, यहीं पर आ गया। देखो ध्यान से, ये बेटा यहाँ तक क्लियर हुआ, ये आप कहाँ से निकाल रहे थे, COG से। COG से कितनी डिस्टेंस दूर है x की, 0, तो मतलब वो कहाँ पर आ गया सेंटर ऑफ मास से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। देखो ये चीज़ 0 आ गई, मतलब सेंटर ऑफ मास की दूरी कितनी आई COG से, 0, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास क्या करके कोइंसाइड कर। सो सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई एट सेम पॉइंट। ये बेटा उस केस में है जब ग्रेविटी क्या है, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि हर जगह जी माना हुआ है ना। अब एक ध्यान देना बेटा बात, अगर के बड़ी सारी बिल्डिंग बना दें, बहुत बड़ी, हाँ देखो ध्यान से, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, अगर आपने उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर क्या मार्कर या पेन कुछ भी लगा दिया, तो ये बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट पर है, मतलब ये चीज़ कहाँ लगी हुई है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर अगर हमने ये लगा दिया, फिलहाल छेड़छाड़ मत करो, तो ये रेस्ट पर है,
ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में भी है और रोटेशनल में भी है। इस केस में है ना। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम क्या होता है, ना बॉडी चले, फिलहाल ये बॉडी चल नहीं रही, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब नेट टॉर्क जीरो, घूमे ना तो ये घूम भी नहीं रही। बेटा वो बात की बात है, फिलहाल देखो ना, ऐसे तो बेटा कोई लोग हाथ के ऊपर घुमाते रहते हैं कॉपी को। इस केस में देखो, इस केस में मैंने ये काम कर दिया, नेट टॉर्क जीरो है फिलहाल, नेट फोर्स जीरो है, ठीक है ना। नेट फोर्स जीरो क्यों होगी सर, मास तो डाउनवर्ड लग रहा है बेटा, इससे सपोर्ट दी हुई है ना नीचे से, तो नेट फोर्स क्या है, जीरो। हाँ, ये दोनों इक्विलिब्रियम में, तो कुल मिलाकर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अब यही बात का फ़ायदा उठाया कि हमने टॉर्क नेट जीरो थी, तो फिलहाल नेट टॉर्क जीरो बेटा, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मैंने टॉर्क निकाल दिया, सभी पॉइंट ऐड कर दिया, तो फिर सेंटर ऑफ मास निकाल लिया, दोनों सेम पॉइंट पर आ गए बेटा। ये क्या कर दिया आपने, ठीक है ना। अब देख एक मिनट, चलो चल जाएगा काम, बस ये टूट ना जाता बेटा, बाकी ख्याल। अब एक बात देखना बेटा, अगले चैप्टर में आप देखोगे अगर बिल्डिंग बहुत बड़ी है तो जी की वैल्यू जो होती है ना, ऊपर जाते जाते कम हो जाती है। अगर बेटा मान लो, बिल्डिंग छोड़ो, दो पार्टिकल मान लो, क्या मान लो, दो पार्टिकल मान लो। एक बेटा यहाँ पर मान लो, मास बेटा इसका भी कितना है 5 kg, ठीक है ना। और बेटा एक ऊपर ले जाओ, मास का भी कितना बेटा, सॉरी 5 kg। लेकिन ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, g है, और बेटा यहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 की बजाय मान लो 5 रहेगी, यहाँ पर 10 मान लो समझने के लिए। यहाँ पर कितनी रहेगी 5, ऊपर जाते जाते क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है। तो सर इसका वेट कम होना चाहिए 5। बेटा मास तो सेम रहेगा ना 5 kg। अब इन दोनों का सेंटर मास कहाँ लाई करेगा, इस सेम लाइन पर लाई करेगा। और बेटा लॉजिकल देखो, दोनों मास इक्वल है तो बेटा बिल्कुल बीच में लाई करेगा। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर आप निकालना चाहोगे वो बिल्कुल बीच में लाई, क्योंकि यहाँ पर बेटा फोर्स ज़्यादा लग रही है और यहाँ पर फोर्स आपकी कम लग रही है। यहाँ पर देखोगे तो बेटा कितनी लगेगी 25 न्यूटन, और यहाँ पर बेटा कितनी लगेगी 15। पिछले केस में हर जगह पर बेटा क्या लिया था, सेम लिया था, ठीक है ना। तो इस बॉडी के लिए मान लो ये सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेटा इस पॉइंट पर नहीं आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, ठीक है ना। तो ठीक है जी, यहाँ पर ये आपका। अच्छा, इसके बाद किसी के स्कूल में बेटा चैप्टर स्टार्ट हो गया या नहीं हुआ, नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, तो ये याद रख लेना कि अगर बेटा ग्रेविटी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, जैसे ऊपर जाते कम हो रही है, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ऊपर आएगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन थोड़ी सी नीचे है, तो सेंटर ऑफ मास हमेशा थोड़ा सा ऊपर की साइड लाई करेगा। चलो, अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, एक पार्टिकल बेटा मूव कर रहा है, सिंगल पार्टिकल है और मूव कर रहा है, वेलोसिटी है 5 मीटर पर, मास है मान लो बेटा, ये क्या बेटा आपका
ये लाइन कौन सी है बेटा? y इक्वल टू 5 मांगो, 5 की जगह 6 मांगो। ये तो y इक्वल टू 6 बेटा क्लियर है ना लाइन ना, मैथ में ड्रॉ करते। क्वेश्चन ये है इस पार्टिकल का मोमेंटम क्या रहेगा? ऑप्शन फर्स्ट है फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। स्टार्टिंग में बेटा क्या हो रहा है? डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, क्योंकि ये बेटा इधर से इधर मूव कर रहा है। अबाउट किसके पूछा हुआ है? ओरिजिन के। अबाउट बेटा ओरिजिन पूछा हुआ है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम। थर्ड ऑप्शन है बेटा मैग्नीट्यूड बेटा क्या रहेगा? कांस्टेंट। डायरेक्शन क्या रहेगी? डायरेक्शन चेंज होगी। और फोर्थ ऑप्शन है कि कांस्टेंट रहेगा, जो L है, तो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट। आपने बेटा एंगुलर मोमेंटम के बारे में निकालना है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बेटा क्या था? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? R क्रॉस, सारे लिख लिया करो भाई, सारे लिख लिया करो। एक बेटा ये भी था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक बेटा ये भी था R क्रॉस P परपेंडिकुलर। ठीक, अब ये यहां से मूव करता हुआ ऐसे गया। अबाउट ओरिजिन बताना बेटा, ओरिजिन क्या रहेगा? सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा? तो बेटा कौन सा फॉर्मूला फिट बैठेगा? अगर बेटा सोचोगे कि सर ये रहा आपका R वेक्टर, सर मैं तो ये लगाना चाहता हूं, तो बेटा जब ये आगे मूव करेगा तो क्या R चेंज होगा? होगा। तो क्या थीटा भी चेंज होगा? हाँ होगा, क्योंकि बेटा ये यहाँ से है ना, ये वाला जैसे बेटा आगे करोगे तो बेटा ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे, तो थीटा भी चेंज होगा और R भी चेंज होगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। क्या पता बेटा में प्रोडक्ट करने के बाद क्या रहेगा सिस्टम। ये फॉर्मूला तो बेटा लगा सकते हैं, ज़्यादा वो दिक्कत होती है। ये फॉर्मूला देखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू लीनियर मोमेंटम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगी? भाई ये इधर मूव कर रहा था ना, तो इसके अलोंग यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा यही बनेगी, ये वाली यही बनेगी ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा 6 आ जाएगी ना, इसमें y इक्वल टू 6 का हुआ है, तो यानी कि आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई बेटा 6। और मोमेंटम क्या आ जाएगा? ये P होता मास इनटू वेलोसिटी। मास बेटा दिया हुआ 2 और वेलोसिटी बेटा 5। ये कितना आ जाएगा? 60। यूनिट क्या होती है बेटा? ये मास इनटू वेलोसिटी बेटा kg मीटर स्क्वायर और पर सेकंड। क्या चेंज होगा? क्या चेंज होगा? नहीं होगा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा यही रहेगी, क्योंकि इस लाइन के लॉन्ग जा रहा है। तो डायरेक्शन बेटा देखो, दो ऑप्शन है ना, एक कह रहा है कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, दूसरा कह रहा है कि सब कुछ कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड। आपको क्या कहना है? डायरेक्शन निकालते कैसे? डायरेक्शन निकालते कैसे? सर R और बेटा P इधर है ना, R क्रॉस P बेटा, R क्रॉस अंदर आएगी हमेशा बेटा, क्या रहेगी? अंदर रहेगी। भाई आपके बेटा ये दो वेक्टर है, पहले ये था और ये था, देखो ध्यान से, इसको ना ऐसे मान लो ना थोड़ा सा, तो बेटा R क्रॉस P अंदर आएगी ना। अगर कोई बच्चा का सर मैंने तो यहाँ देखनी है, जब यहाँ पर पहुंचा होगा बेटा, देख लो ये P हो जाएगा और ये बेटा क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। अब भी क्या आएगा? R क्रॉस P अंदर आएगी। तो डायरेक्शन बेटा हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट।
ऑप्शन क्या आ जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? ना मैग्नीट्यूड चेंज हो बेटा, ना डायरेक्शन चेंज। इसी के ऊपर बेटा क्वेश्चन बना सकता है बनाने वाला। एक पार्टिकल है बेटा, वो पार्टिकल बेटा ऐसे है, इस लाइन के अलोंग चल रहा है, इस लाइन के अलोंग चल रहा है, पार्टिकल को इधर जा रहा है। ये बेटा आपका ओरिजिन है, ये पॉइंट बेटा ए है, ये पॉइंट कह रहा है किस पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा होगा, किस पर कम होगा, किस पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा होगा, किस पर कम होगा, बस ये बता। ऑप्शन है बेटा एल ए ग्रेटर देन एल बी, एल बी लेस देन एल, सॉरी एल बी इक्वल टू एल ए, और लास्ट में बेटा सेकंड आएगा। क्या विचार है? हाँ जी, सेकंड आएगा। आप सेकंड सोचा करो बेटा, जैसे जिस लॉजिक से अभी किया है पिछला क्वेश्चन, उसी लॉजिक से सोचो ना जरा। सर मोमेंटम निकालना है ना, तो जो भी मोमेंटम निकालना है आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू पी, अगर बेटे कॉन्स्टेंट कुछ निकाल तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, तो मान लो वेलोसिटी भी बता देते हैं हमें कि v इक्वल टू 5 मीटर पर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा यहाँ से कुछ ये बनेंगी ना, ये बनेगी। अब चाहे वो यहाँ हो चाहे यहाँ हो, मैंने अभी तो करवाया क्वेश्चन, एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो ए पर है चाहे बी पर। अभी तो करो, बस लाइन बेटा चेंज की, वो लाइन बेटा ऐसे थी, ये लाइन ऐसे। ऑप्शन बेटा क्या आ जाएगा? ध्यान से देखो बेटा, ये फॉर्मूला जब लगाओगे, चाहे यहाँ, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी होती है, इनटू क्या लेना होता है? पी। मास उस पार्टिकल का कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट बेटा, पी भी कांस्टेंट, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा जो आगे बेटा वो हमेशा यही रहेगी इस लाइन के लिए, वो चेंज नहीं होने वाली। तो बेटा दोनों का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट। ठीक है बेटा, एक बार घर जाकर अच्छे से क्वेश्चन को रिवाइज कर लिया।